हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी एबी प्लस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, कल हमने जो पढ़ाए थे अनुच्छेद चल रहा था 74 और 75 प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताया था। जैसे अनुच्छेद 74 में क्या है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये हो गया 74 में। 75 में था कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। जो उसकी शपथ की प्रक्रिया है वो 75 में दे रखी थी। और 75(3) में एक ये दे रखा है कि संपूर्ण लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, ये हमने बताया था। और इस समय जो प्रधानमंत्री का पद है वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्रमवार हम क्या करेंगे इसका, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ऐसे क्रमवार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे जिसके संबंध में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उप प्रधानमंत्री पद की। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री इस शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के ना होने पर समय समय पर उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है जो प्रधानमंत्री का काम करते हैं। तो अभी तक हम बताएं आपको कि उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति 8 व्यक्तियों की हो चुकी है, लेकिन इसमें एक लोग देवीलाल जी थे, उन्हें 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अगर व्यक्ति की वजह से 7 हो जाएंगे और अगर क्रमवार पूछे तो 8 व्यक्ति को अभी तक नियुक्त किया जा चुका है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उप प्रधानमंत्री के बारे में। चलिए देखते हैं उप प्रधानमंत्री का पद। ठीक, उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। जो उप प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। अब मंत्रिपरिषद का भाग कैसे होगा? मंत्रिपरिषद का भाग ऐसा होगा कि उप प्रधानमंत्री उसे ही बनाया जा सकता है जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मंत्रिपरिषद का ही भाग कहा गया। फिर लिखा है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में क्या होता है? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद अथवा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता ग्रहण करता है, उप प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया जाता है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी तक भारत में रहे निम्न उप प्रधानमंत्री 8 हुए। कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। अब सबका हम क्रमवार वर्णन देखते हैं। 8 में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसके समय में बने थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूछा जा चुका है। और किसके कार्यकाल में? पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में 1947 से लेकर 1950 तक जो कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट टाइम का, उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया था? उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। समझ में आया? कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मोरारजी देसाई जी की। ठीक है, मोरारजी देसाई ये दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इनकी नियुक्ति हुई थी उप प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, इनका कब था? 1967 में। कब था? 1967 में। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह के क्या था? चौधरी चरण सिंह ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में थे। चौधरी चरण सिंह किसके कार्यकाल में थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। 1970 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और ये चौधरी चरण सिंह भी थे और बाबू जगजीवन राम भी इन्हीं के कार्यकाल में तो प्रधानमंत्री पद नियुक्त हुआ था। ठीक है, ठीक, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम ये 2 उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक, अब आ जाइए यशवंत राज चौहान। यशवंत राज चौहान किसके कार्यकाल में थे? अब ये चौधरी चरण सिंह जो यहाँ थे अब वो क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए 1979 में। तो चौधरी चरण सिंह जब 1979 में उप प्रधानमंत्री बन गए उप प्रधानमंत्री से, तो इनके कार्यकाल में कौन था? यशवंत कुमार चौहान। यशवंत कुमार चौहान को क्या इन्होंने बनाया? उप प्रधानमंत्री बनाया। उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी। फिर इसके बाद चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल बीपी सिंह की सरकार में बने उप प्रधानमंत्री। 1989 में बीपी सिंह सरकार के में बने उप प्रधानमंत्री। और चौधरी देवीलाल ये 2 बार हुआ है। चौधरी देवीलाल 2 बार। ए चंद्रशेखर की सरकार में 1990 में बने और चौधरी देवीलाल पहली बार बीपी सिंह के कार्यकाल में बने। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री तब ये चौधरी देवीलाल बने। और फिर चंद्रशेखर का जो कार्यकाल आया उनका 1990 उसमें ये चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। अब आते हैं अंतिम है हमारा लाल कृष्ण आडवाणी। तो
प्रथम और अंतिम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी किसकी सरकार में बने थे उप प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये क्या बने? भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री बने। जब से लेकर अभी तक किसी भी उप प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट लिख लीजिए। नोट में आपका क्या है? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दो ऐसे उप प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दो ऐसे उप प्रधानमंत्री बने, दो ऐसे उप प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद सुशोभित किया या धारण किया, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ठीक, अब बात करते हैं मोरारजी देसाई की। जब मोरारजी देसाई जब पीएम थे, जब प्रधानमंत्री थे, कौन? मोरारजी देसाई। कब थे मोरारजी देसाई? 1970 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय चौधरी चरण सिंह और चौधरी बाबू जगजीवन राम, जब इनका कार्यकाल आया, चौधरी चरण सिंह का सॉरी मोरारजी देसाई का जब कार्यकाल आया, जब ये प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने दो उप प्रधानमंत्रियों नियुक्त की, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, इन दो व्यक्तियों की इन्होंने उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की। ठीक, अब आ जाइए चौधरी देवीलाल, दो बार उप प्रधानमंत्री रहे। देखो इंपॉर्टेंट आ गया है। एक बार किसके काल में? चौधरी चरण सिंह के कार्य सॉरी वीपी सिंह के कार्यकाल में चौधरी देवीलाल, और दूसरा चंद्रशेखर के कार्यकाल में। तो मोरारजी देसाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दो बार उप प्रधानमंत्री पद का पद धारण किया। ठीक, भारत में अभी तक 7 व्यक्ति हुए अब तक जो उप प्रधानमंत्री है। कितने? 7। लेकिन अगर क्रम देखा जाएगा तो 8, क्रम देखा जाएगा तो 8, क्योंकि चौधरी देवीलाल एक बार वीपी सिंह की सरकार में बने 1989 में, और चौधरी देवीलाल इसका क्या नाम 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में बने। ये तो हमारा उप प्रधानमंत्री संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बताया। अब देखिए इसमें कुछ दो शब्द ये थे, ये किचन कैबिनेट क्या होती है, बहुत बार पूछा जा चुका। किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट, किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन किचन कैबिनेट को क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री के सलाहकारों का जो समूह होता है, प्रधानमंत्री जो सलाह देता है, उन्हें क्या कहा गया है? किचन कैबिनेट कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सलाह देता है, सलाह देगा, वो क्या होगा? किचन कैबिनेट के अंतर्गत आएगा। ठीक, किचन कैबिनेट के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें मित्र और रिश्तेदार छोड़कर, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर ले सलाहकार के रूप में, तो ठीक ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जो प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपने नाते रिश्तेदारों को या रिश्तेदारों को क्या करेंगे? नियुक्त कर लेंगे। तो ऐसे सलाहकारों की जो एक समूह होता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है, जिसमें मित्र और रिश्तेदार नहीं होते हैं। ये तो आपका हो गया किचन कैबिनेट। ठीक, और किचन कैबिनेट जो है संसदीय शासन प्रणाली के अनुचित भी नहीं है। ठीक है, किचन कैबिनेट संसदीय के अनुचित भी नहीं है। अब बात करते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या होती है? शैडो कैबिनेट ये शब्द इंग्लैंड से लिया गया है, ये पूछा जा चुका है। कहाँ से? इंग्लैंड से। यह विपक्ष के द्वारा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। किसको? शैडो कैबिनेट। ये एक छाया के रूप में विपक्ष की तरफ से क्या करता है? जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है उस पर क्या नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? इसे वैकल्पिक या काल्पनिक सरकार कहा जाता है। इसे वैकल्पिक या काल्पनिक सरकार कहा जाता है। ठीक, तो ये प्रकार से आपका किचन कैबिनेट हुआ। पद का उल्लेख उप प्रधानमंत्री का संविधान में नहीं है। शैडो कैबिनेट आपको बता दिया। और कितने व्यक्ति अभी तक जो उप प्रधानमंत्री का पद शोभित किए उनके बारे में बता दिया। जैसे पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू के कार्यकाल में, दूसरा मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर मोरारजी जब बन गए तो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री है, बाबू जगजीवन राम देसाई इनके कार्यकाल में हुए, फिर यशवंतराव चौहान चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में, चौधरी देवीलाल 2 बार बने, एक बार वीपी सिंह की सरकार में और एक बार चंद्रशेखर राव की सरकार में। लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, ये उप प्रधानमंत्री नियुक्त थे। अभी तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नियुक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हुए प्रधानमंत्री के लेकर। अब कुछ आगे महत्वपूर्ण तथ्य उन पर बात करते हैं। ठीक,
हाँ तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री हमारे कंप्लीट हो। अब हम किसकी बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्या क्या समझौते हुए, उनके संबंध में सारी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल था 1947 लेकर 1964 तक था। सर्वाधिक समय तक अभी तक प्रधानमंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक लगभग 17 वर्षों तक, कितने वर्षों तक याद रखिएगा, लगभग 17 वर्षों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और प्रथम विदेश मंत्री भी रहे, प्रथम विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, विदेश नीति का इन्हें जनक कहा जाता है। विदेश नीति का पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक कहा जाता है। अब इनके कार्यकाल में क्या हुआ, एक पंचशील समझौता हुआ, पंचशील समझौता और गुटनिरपेक्षता, ये दोनों क्या हुए, समझौते हुए। पंचशील समझौता 28 अप्रैल 1954 को भारत और पाकिस्तान भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। इसमें 5 सिद्धांत थे। कौन कौन से सिद्धांत थे वो भी आपको बताएंगे। और गुटनिरपेक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंचशील गुटनिरपेक्षता दोनों ये समझौते पंडित नेहरू की देन है। ठीक है, तो अब पंचशील समझौता में 5 सिद्धांत थे। जैसे पहला आप देखिए, पहला क्या, दोनों देश जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे आंतरिक मामलों हस्तक्षेप नहीं करेंगे दोनों देश। कौन कौन से, भारत और चीन। दूसरा है आपका, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इतना क्रूर देश है, वो मानता नहीं है, वो जरूर करता है, कहीं इस घाटी में कहीं उस घाटी में क्या करता रहा, आक्रमण करता रहता है। तीसरा है आपका, दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। कोई भी अगर ऐसी बात आती है जिससे क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके सम्मान की बात करेंगे। अब चौथा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत व सम्मानजनक एक दूसरे के प्रति भारत और चीन क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। ठीक, अब आपका पांचवा है, पांचवा शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। लेकिन हमारा देश तो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण उसकी अस्तित्व की बात करता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता है। वो हमको हमेशा अटैक करने की सोचता है और हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, जिससे हमारा यहाँ का जो माहौल है वो खराब हो। ठीक है, जिससे देश की उन्नति रुक जाए। अब इसमें नोट करके लिखिए, शांति पूर्ण सहअस्तित्व जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता था। अब इसमें क्या किया था, पंडित नेहरू के साथ साथ कौन कौन से लोग थे, गुटनिरपेक्षता, ये हमारा क्या था, गुटनिरपेक्षता जो था ये इसी के अंतर्गत आता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंतर्गत। तो इसमें 5 देशों के क्या थे, एक इंडिया के थे, 4 अन्य देशों के, मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, घाना के एनाकुआ, इंडोनेशिया के सुकार्नो। तो ये सब 5 देश मिलकर इन्होंने शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए गुटनिरपेक्षता क्या किया, समझौता किया। इसमें पंडित नेहरू की अहम भूमिका थी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, अगर 1949 की बात करते हैं, महत्वपूर्ण घटना है, राज्यों के पुनर्गठन में के लिए एक सुझाव, एक समिति का गठन किया गया था, जेवीपी। जेवीपी समिति का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने जेवीपी समिति एक गठित की थी 1949 में। और इसे समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन से इनकार कर दिया। भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा, इससे इनकार कर दिया। फिर बात करते हैं 1 अक्टूबर 1953 की। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में, घोषणा हुई 56 में। ठीक, इसमें अध्यक्ष थे के एम पणिक्कर, हरदीनाथ कुंडू, दोनों को याद रखेंगे, पूछे जा चुके हैं कि जो राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग था इसका गठन कब हुआ और इसमें अध्यक्ष कौन कौन से थे, तो के एम पणिक्कर, हरदीनाथ कुंडू। ठीक, अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। इसमें भारत में 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक, 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश थे 1956 में 1 नवंबर। 1955 में चंद्रनगर, माहे, करिकल, लक्षद्वीप का विलय, ये कहाँ के सारे प्रदेश थे, फ्रांस के थे। कहाँ के, फ्रांस के। इनका भारत में विलय कर लिया गया कब, 1 नवंबर 1956 को। ठीक, अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस किस का जन्मदाता कहा जाता है। विदेश नीति का तो जन्मदाता क्या है, लेकिन IIT IIM योजना आयोग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, नेहरू जी को जाता है। बड़े बड़े बांधों एवं लोक उद्यमों को इन्होंने आधुनिक भारत में मंदिर कहा, आधुनिक भारत में मंदिर कहा। इन्होंने बहुत जोर दिया इनके विस्तार पे, इनके निर्माण पे, जो देश के हित के लिए या फिर देश के विकास में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहे। ठीक,
अब बात करते हैं 1958 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, नेहरू नून समझौता। क्या हुआ था? नेहरू नून समझौता। इस समझौते में क्या था, किसी भी जैसे अनुच्छेद 368 के आधार पर हम अपने क्षेत्र को किसी दूसरे को दे सकते हैं और दूसरा क्षेत्र मर्जी से। तो इसमें एक बेरूवाड़ी क्षेत्र था पंजाब का, जो पाकिस्तान को दिया गया था। कब? 1958 में। और बेरूवाड़ी समझौता 1960 में हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बताए हैं जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण है वो आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।